प्राइमरी मार्केट पर, और यहाँ पर काफ़ी सारा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक एक करके हम उन कंपनियों पर फोकस करेंगे। और अभी सबसे पहले हम बात करेंगे आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ को लेकर। पहले इस आईपीओ के कुछ डिटेल्स आपको बेसिक बता देते हैं। कल से कंपनी का खुलेगा 18 दिसंबर तक। जो प्राइस बैंड है वो 627 से 660 रुपये तय किया गया, और इशू साइज 1386 से 1459 करोड़ का इशू साइज है कंपनी का। तो ये है आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स। हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। कंपनी के प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अपना ईटी नाउ स्वदेश को मैं पूजा बात कर रही हूँ। तो पहले कंपनी के कारोबार समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझ में आ सके कारोबार के बारे में, सो दैट उनको निवेश करने में आसानी हो सके। तो आप थोड़ा अपने कारोबार के बारे में बताइए हमें। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पर आप फोकस करते हैं, आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका उपयोग कहां पर होता है? पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल जैसे आपने पूछा कि आपके दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि आप बनाते हैं। हमारी फील्ड क्रायोजेनिक्स में है। नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स क्रायोजेनिक्स क्या होता है। सो वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ कस्टमाइज्ड क्रायोजेनिक सॉल्यूशंस। हम लोग कैपिटल गुड्स बनाते हैं। इसमें जो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट होता है, इट्स यूज्ड टू हैंडल any fluid which is very cold, less than minus 100 degrees centigrade to minus 270 degrees centigrade. So we keep cold things cold without any external refrigeration. The products that we make are used to store, transport and redistribute cryogenic fluids. So हमारे 3 वर्टिकल्स हैं हमारी कंपनी में। एक है इंडस्ट्रियल गैसेस, दूसरा है LNG which stands for liquefied natural gas, और तीसरा है क्रायोसाइंटिफिक। I'll go into each one of these. जो पहला है इंडस्ट्रियल गैसेस, जैसे आपके दर्शकों ने देखा होगा, हर हॉस्पिटल के बाहर एक सफेद सा बड़ा क्रायोजेनिक टैंक रखा होता है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन होता है। जो टैंक के अंदर है लिक्विड ऑक्सीजन होता है एट माइनस 183 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो बाहर आपको दिखता नहीं है कि कुछ अंदर ऐसी कोई फ्लूइड अंदर है। That tank is manufactured by us. That's the technology. Yeah, that's the cryogenic technology which keeps the oxygen inside very cold at minus 183. Similarly, उसी वर्टिकल में हम लोग हाइड्रोजन के लिए भी इक्विपमेंट बनाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि दुनिया में अब क्लीन एनर्जी के रास्ते में जब दुनिया जा रही है to decarbonize the economy, hydrogen being the final frontier for it, we make equipment to store, transport and redistribute liquid hydrogen. So we see a great potential for this vertical going forward. The second division of our company is an LNG, which is liquefied natural gas. This is the transition fuel in the near to mid-term for the world. As we move from diesel and LPG, जहां बहुत सारे CO2 emissions होते हैं, नेचुरल गैस अगर आप यूज करोगे उसमें CO2 emissions सबसे कम होते हैं within the fossil fuel vertical, and इसकी adoption globally मतलब तेजी रफ्तार से हो रही है। हम लोग जो इक्विपमेंट बनाते हैं, it is to support the infrastructure and build out of the LNG economy on a global basis. And while we are leaders in India, we're the largest players in the cryogenic market in India. We have a very small market share globally. Our aim is to increase our global market share. जो तीसरा वर्टिकल है हमारा, it is in the cryoscientific division. वहां हम लोग इसरो, सबको आपके दर्शक इसरो तो जानते ही होंगे, आप देखते हैं लॉन्च पैड होता है जहां से रॉकेट्स जाते हैं। In the early 2000s, our company Inox India played a very major role in helping set up that entire launch pad. सारे जो cryogenic systems हैं उसके अंदर हमने बनाए थे उनके लिए। पिछले 20 साल से हम लोग इसरो के साथ हमारी पार्टनरशिप है। हमने उनके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिए हैं, और उसके बाद जो ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी है जहां लॉन्च पैड्स होते हैं, हम उनके लिए भी इक्विपमेंट बना करके इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। So it's a matter of great pride for us here in India that
you know, we have our own design team, engineering team, our own manufacturing base, and we export to all over the world from here. बिल्कुल। सिद्धार्थ, हाय। कविता, बॉम्बे स्टूडियो से। अगला सवाल पूछना चाहूंगी, कंप्लीट ओएफएस है ये तो, प्रमोटर्स क्यों बेच रहे हैं अपना हिस्सा? Kavita, good morning. You know, we are a debt-free company. We have over 220 crores of cash on our balance sheet as of September 30th. You know, in the past, we've invested in our working capital ourselves. All the capex we've done ourselves. In the first half of this year, हमने 80 करोड़ रुपए लगाए हैं एक नई फैक्ट्री में, और वो नई फैक्ट्री will come into production in the early part of 2024. And we'll start earning revenue from the second half of 2024. The main purpose of this OFS is to gain visibility. जैसे मैंने पहले कहा, हम लोग इंडिया में तो we are already the largest players, and most of our customers already know us in this country. As India grows and the demand for cryogenic tanks increase, we're going to be there to service that requirement. लेकिन दुनिया में ये जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ये कैपेक्स प्रोडक्ट है, ओपेक्स प्रोडक्ट नहीं है। जो हमारे कस्टमर्स हैं, ये फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स हैं। अब अगर वो यू नो उनको एक कैपिटल गुड खरीदना है, it's much easier to sell to them if you are an established publicly listed company with greater global visibility versus being an unlisted private Indian company. You know, it's a bit tougher to get orders. While our exports currently are 45% of our turnover, and you know we export to over 60 countries, our market share globally is very small. So our main aim is to increase our global market share. As we've seen in clean energy, whether it's hydrogen, LNG, nuclear fusion, or anything else of that sort, the opportunities that might come out, you know, going forward over the next 10 to 20 years, you know, anything is possible. So when you have access to capital and being publicly listed, growing globally becomes a lot easier as well. राइट। तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, आज समय देने के लिए अपना, और आईपीओ पर, कंपनी के कारोबार पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। आगे हम और भी इंटरेक्शन आपके साथ करेंगे। तो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर में से एक है ये कंपनी। अब आगे एक्सपेंशन पर फोकस करेगी, जिससे कि कंपनी के मार्केट शेयर में बढ़त हो सके। और कंपनी के 1200 से ज़्यादा घरेलू क्लाइंट्स हैं, 2028 इंटरनेशनल कस्टमर है, जिसको कि इस पोर्टफोलियो को कंपनी और भी आगे बढ़ाएगी। और क्लीन एनर्जी पर जिस तरह से सरकार फोकस कर रही है, उसकी भी एक बड़ी बेनिफिशरी है ये कंपनी। हमारे साथ आस्था जैन भी जुड़ चुकी है, उनसे भी एक बार राय ले लेते हैं इस कंपनी पर। आस्था, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। तो हम देख रहे हैं प्राइमरी मार्केट में एक्शन बना हुआ है, उसमें आइनॉक्स इंडिया से पहले शुरुआत कर लेते हैं। कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना, कारोबार आपको कैसा लग रहा है, और आईपीओ में क्या भाग लेने की आप सलाह देंगी? ओके, गुड मॉर्निंग पूजा जी। बिल्कुल, सब्सक्राइब की रेटिंग है हमारी इस आईपीओ पे आइनॉक्स इंडिया की। अगर हम बात करें, देखिए ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रायोजेनिक इक्विपमेंट है इंडिया में, इनकी डोमिनेंट पोजीशन है। और अगर देखा जाए तो दो प्लेयर्स ही ऐसे हैं इंडिया में, बीआरबी एशिया और एक क्रायोलर करके, पार्डन में अगर मैंने उनका नाम थोड़ा सा गलत लिया हो तो, बट ये दो ही मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इनको कॉम्पीट करते हैं, लेकिन इसका साइज उनसे तिगुना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है पूजा। ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो काफी बढ़िया ऑर्डर बुक पोजीशन है। और जो हम इनके ग्रोथ देख रहे हैं, इन जो 3 वर्षों में जो ग्रोथ दिखाई है बहुत सॉलिड है। अगर स्पेशली मैं FY 21 से 23 यानी कि ये 2 साल की अगर मैं CAGR ग्रोथ देती हूँ, चाहे मैं टॉप लाइन की बात करूँ, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, मैं बॉटम लाइन की बात करूँ, सब में 20% के ऊपर की ग्रोथ कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं, और आगे जाते हुए भी एक ग्रोथ मेंटेन करेंगे। इनफैक्ट इन्होंने तो इसरो के साथ भी यहाँ पे काम किया है कुछ एक प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ। ऑल्दो गवर्नमेंट से जो रेवेन्यू आता है वो काफी कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वेल प्लेस्ड कंपनी है, इसका कोई लिस्टेड स्पेस में कंपेटिटर नहीं है, तो वहां पे इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज का भी फायदा मिलेगा। देखिए ये PE मल्टीपल पे रहा है 29 के PE मल्टीपल पे। अगर जो इन्होंने हाफ ईयरली रिजल्ट्स दिए हैं उनको मैं एनालाइज करके EPS निकालती हूँ, तो ये 29 के PE मल्टीपल पे है।
तो 29 से 30 का जो पी मल्टीपल है ये मुझे डिसेंट लगता है, क्योंकि देखिए इंडिया पे तो कोई लिस्टेड प्लेयर है नहीं। अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो लिंडे पीएलसी करके इनके प्लेयर्स आते हैं और 2-3 नाम और हैं। लेकिन वहाँ पे जो ग्रोथ के फिगर्स देखने को मिले हैं वो इस कंपनी के आउटस्टैंडिंग है। दूसरी तरफ मार्जिन भी जो है, मैं ग्लोबल प्लेयर्स से यहाँ पे कंपेयर करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 20% से ऊपर का है वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ग्लोबल जितने भी प्लेयर्स हैं उनके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है मार्जिन्स। तो ये कंपनी वेल प्लेस लगती है, मुझे लगता है सब्सक्राइब की रेटिंग तो हम लोग दे ही रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लिस्टिंग गेन भी होंगे और अगर ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा गया तो ये स्टॉक रिटर्न लेके जाएगा। तो दोनों ही तरह की जो कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स हैं उनको लगाने की सलाह है, चाहे लिस्टिंग गेन के लिए लगाना पड़े तो भी लगाइए और लॉन्ग टर्म की इच्छा से लगाते हैं तो भी लगाइए। ठीक है, तो आइनॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब करने की सलाह यहाँ पर आस्था की तरफ से। अब आईपीओ पर ही फोकस करते हैं और डोम्स इंडस्ट्री, इस कंपनी का भी आईपीओ आज से खुला है। 15 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। थोड़ा एक बेसिक डिटेल्स आपको दे देते हैं इस आईपीओ से जुड़ा। जो प्राइस बैंड है कंपनी का वो 750 से 790 अनाउंस हुआ है। इशू साइज 1200 करोड़ का है, जिसमें कि फ्रेश इशू जो है वो 350 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी 850 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट के कारोबार में है। 2006 में कंपनी का गठन हुआ था। 40 कंट्री से ज़्यादा कंपनी की प्रेजेंस है और कुछ एक्सक्लूसिव टाइप भी किए हुए हैं। मार्केट शेयर के लिहाज से भी देखें तो पेंसिल सेगमेंट में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है कंपनी का। तो ये कुछ हमने बेसिक कारोबार के बारे में बताया। आगे हम मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। लेकिन आस्था, इस कंपनी को लेकर क्या व्यू बन रहा है? आपका कारोबार कैसा लग रहा है और आईपीओ को लेकर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, बिल्कुल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, जैसे डिजाइन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या सेलिंग की बात करें, तो जो भी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें काफी बढ़िया इनकी पोजीशन है। सेकंड नंबर की पोजीशन है और मार्केट शेयर भी 12% का है, तो बढ़िया है। अभी देखिए जो पॉलिस्टिक स्टेशनरी होती है इसमें शार्पनर, रबर, इरेजर्स, पेंसिल्स ये सब आते हैं, तो ये डोमिनेंट पोजीशन इनका रेवेन्यू का कॉन्स्टिट्यूट करता है 45%। पूजा, मैं आसपास जो देखती हूँ, क्योंकि जो 2 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे हैं, वहाँ आप अगर देखेंगे तो डोम्स के ये जो ऑयल पेस्टल कलर्स, कलर पेंसिल्स बहुत यूज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये प्रोडक्ट की डिमांड भी काफी अच्छी और वाइडली यूज्ड है। अब इस तरह के प्रोडक्ट्स में एसकेयूज हम देखते हैं तो इनकी जो विड्थ है प्रोडक्ट की वो बहुत ज्यादा है, काफी अच्छी खासी विड्थ है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काफी हाई है, एसकेयूज काफी ज्यादा है। लेकिन इस इंडस्ट्री का एक ही पॉइंट रहता है कि जल्दी जल्दी चेंज होती है। पहले ऑयल पेस्टल कलर्स आते थे, अब दूसरे फॉर्म ऑफ कलर्स आने लगे, तो उसमें इनको शिफ्ट होना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो मुझे लगता है जिस तरह की फैसिलिटीज इनके पास हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं कि अगर ट्रेंड चेंज होता है तो नए इनोवेशन के साथ नए ट्रेंड में ये अपने प्रोडक्ट्स उतार सके। तो मुझे कंपनी बढ़िया लगती है। यहाँ पे भी सलाह है कि लगाना चाहिए, सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो भी अच्छा लगता है। अगर कंपनी यहाँ पे बढ़िया फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंटिन्यूसली अगर दिखाती गई तो ये लॉन्ग टर्म में भी बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। तो सब्सक्राइब की रेटिंग मैं इस आईपीओ को भी दूंगी, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह है। राइट, तो सब्सक्राइब की सलाह है। इस कंपनी को लेकर काफ़ी अच्छे यूज़ हैं। कुछ तो ट्रेंड सेटर का कंपनी ने काम भी किया है, मैंने खुद भी देखा, और इनका गिफ्ट का जो एक सेगमेंट है वो काफ़ी शानदार है। लेकिन आस्था, एक सवाल होगा, इस स्पेस में ऑलरेडी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ऑलरेडी काफ़ी बड़े लिस्टेड प्लेयर्स हैं और हम देख रहे हैं कि क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात की जा रही है, तो उस लिहाज से भी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे आईपीओ स्पेस में निकल कर आए। तो अगर कॉम्पिटिटर्स के साथ भी इसको कंपेयर करें तो और कौन सी कंपनी आपको इस स्पेस से अच्छी लग रही है और कितना ग्रोथ और कितना रेवेन्यू पोटेंशियल आप देख रहे हैं? देखिए, कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से कंपेयर करें तो जो चीज मुझे इनकी पसंद है, एक तो एसेट टर्नओवर रेशियो, हाई एसेट टर्नओवर रेशियो है एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स। जहां तक मुझे याद है 3.3 3.4 इनका एसेट टर्न है, तो तकरीबन 4 के आसपास का एसेट टर्न इनका होता है, काफी बढ़िया एसेट टर्नओवर माना जाता है। दूसरी तरफ वर्किंग कैपिटल डेज जो है, नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल डेज वो भी काफी कम है। जितने लोग उतना अच्छा है, इसका मतलब कंपनी फास्ट वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कर रही है सेल्स और कैश जनरेट करने में, तो वो भी मतलब लोअर साइड पे है पीयर्स के हिसाब से।
तो ये 2 पैरामीटर्स पे तो पेयर्स के हिसाब से बढ़िया है, ग्रोथ भी अच्छी है। अभी अगर हम देखें तो बिल्कुल रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है, तो जैसा मैंने बताया कि फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया है और दूसरा जो इन्होंने फिला के साथ जो एक अरेंजमेंट किया है, उसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट में भी काफ़ी दबदबा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रीज़ को अलग-अलग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो फिला इंटरनेशनल के साथ इनका जो एग्रीमेंट हुआ है और इनके साथ जो उसका है अरेंजमेंट है, मुझे लगता है वो भी कंपनी को फ़ायदा पहुँचाता हुआ नज़र आ रहा है और एक्सपोर्ट में भी इनकी काफ़ी अच्छी पोज़ीशन है। सो ऑल इन ऑल डेफिनिटली काफ़ी सारे यहाँ पे प्लेयर्स हैं। हमने अभी देखा प्लेयर राइटिंग ऑफ ली थी, अभी कुछ समय पहले ही लिस्टिंग हुई थी उस काउंटर पे भी। तो प्लेयर्स तो काफ़ी हैं। कैमलिन हम बोल सकते हैं कि इनका एक पेयर हो सकता है, बट अगेन कैमलिन के अगर पी मल्टीपल्स देखें तो उस हिसाब से ठीक लगता है ये। तो पेयर्स के मुकाबले मुझे लगता है कि कुछ एक रेशियोज़ काफ़ी अच्छे हैं उनके पेयर्स के कंपैरिज़न में और इसी वजह से मुझे ठीक लग रहा है। सब्सक्राइब की रेटिंग है, लेकिन देखिए टिकट साइज़ बड़ा है, 790 बोले तो बहुत बड़ा टिकट साइज़ हो जाता है। 800 के आस-पास का एक तरह से हम मानते हैं। तो वो एक ज़रूर एक चीज़ रहती है जिस पे नज़र बनानी चाहिए, बट फिर भी मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे होने की उम्मीद है, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह है। बिल्कुल आस्था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया कंपनी के कारोबार को लेकर, इनके कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करके भी हमने समझने की कोशिश की और कुछ फाइनेंशियल्स के को अगर देखें तो कंपनी की सिचुएशन ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। एक और आईपीओ की बात कर लेते हैं और वो है इंडिया शेल्टर का आईपीओ। अब हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में एक और कंपनी लिस्टेड होने जा रही है। प्राइस बैंड इसका 469 493 है और आईपीओ आज से खुला है, 15 दिसंबर खुला रहेगा। करीब 1200 करोड़ का इश्यू साइज है इंडिया शेल्टर का। आस्था, एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अगर इनके इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो आवास फाइनेंस, एप्टिस वैल्यू, होम फर्स्ट फाइनेंस जैसे प्लेयर्स हैं जो कि ज़्यादा टाइम समय इन्हें भी नहीं हुआ है लिस्ट हुए। तो ऐसे में इंडिया शेल्टर का आईपीओ इस वक्त आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए पूजा, आप भी क्योंकि फाइनेंस सेक्टर को ट्रैक करते हैं तो हम हमेशा एक चीज देखते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन का पॉइंट नहीं होता, क्योंकि आप बाकी भी अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कंपेयर करिए एक दूसरे से तो कुछ बहुत अलग नहीं होता, सभी एक तरह का काम कर रही है और उनके पास कोई बहुत बड़ा स्कोप भी नहीं होता कि कुछ अलग ही करके दिखाए या डिफरेंशिएट करके दिखाए। लेकिन एक ही चीज हम देखते हैं कि हाँ, मार्केट्स कौन सा है जिसको कि वो टारगेट कर रहे हैं, आप एक वो जरूर एक पॉइंट पे उनको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सेग्रीगेट कर सकते हैं कि उनका टारगेट मार्केट क्या है। तो हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की कंपनी है, रिटेल फोकस एनबीएफसी है, जो कि बिल्कुल हाउसिंग फाइनेंस के काम में आती है और स्पेशली फर्स्ट टाइम लोन टेकर्स को देती है और इनका जो बड़ा तबका है जो इनके क्लाइंट्स का, वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स है। तो बहुत कुछ अलग एक यूएसपी तो देखिए होती ही नहीं है कोई भी एनबीएफसी की, हम बाकी कंपनीज की भी बात करें, क्योंकि रेगुलेशंस इस तरह के हैं कि सभी कंपनी को मोर और लेस एक ही चाल में चलना पड़ता है। तो इनका टारगेट मार्केट मुझे अच्छा लगा। देखिए राजस्थान है और टियर 2 टियर 3 सिटीज है जो कि हाई ग्रोथ सिटीज मानी जा रही हैं, तो वो भी है। ग्रोथ के हिसाब से इन्होंने अपने पेयर्स से भी अच्छा आउट परफॉर्म किया। अगर मैं एयूएम ग्रोथ की बात करूं तो बढ़िया ग्रोथ है एयूएम में, लेकिन देखिए बेस छोटा है क्योंकि ये आवास वगैरह के कंपैरिजन में इनका एयूएम इतना बड़ा नहीं है, तो छोटे बेस पे आप बढ़िया से ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये कंपनी मुझे ठीक ठाक लगती है क्योंकि प्राइस टू बुक मल्टीपल पे देखिए तो 2.4 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये आ रही है और ये भी मैं पोस्ट इश्यू जो बुक वैल्यू होगी, क्योंकि इक्विटी आने के बाद डेफिनेटली फ्रेश इश्यू भी हो रहा है तो नेटवर्थ बढ़ेगी और उससे बुक वैल्यू बढ़ेगी आफ्टर द आईपीओ। तो पोस्ट इश्यू इक्विटी पे तो ये 2.5 टाइम रही है, तो वो ठीक लगता है। अगर मैं प्री इश्यू इक्विटी की बात करूं तो 3 के ऊपर का मल्टीपल है, तो मुझे ये ठीक ठाक कंपनी लगती है क्योंकि इन तरह की कंपनीज में बहुत बड़ा स्कोप भी नहीं है कुछ अलग से यूएसपी क्रिएट करने का। तो एक ठीक ठाक कंपनी लगती है। सब्सक्राइब की भी रेटिंग है, यहाँ पे लगा सकते हैं। लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए क्योंकि मैंने अगेन बोला वैल्यूएशन पोस्ट इश्यू पे फिर भी 2.5 ठीक लगता है, प्री इश्यू पे तो 3 एकदम बराबर का लगता है। तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पैसा लगाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी लगाया जा सकता है। तो इस आईपीओ में भी लगाने की सलाह है, लेकिन अब 3 आईपीओज हैं, तो मेरे हिसाब से पहले 2 आईपीओज ज्यादा स्ट्रांगली पोजिशन लगते हैं एज कम्पेयर टू दिस आईपीओ। मेरा अगला सवाल यही था, रिटेल निवेशक हूँ, सब में तो पैसा नहीं लगा सकती, तो मुझे प्रेफरेंस वाइज एक रैंक वाइज अगर आप बता दें कि कौन सा आईपीओ बेहतर है, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए।
देखिए फर्स्ट नंबर पे डोम्स के साथ जाया जाएगा। लिस्टिंग गेन बढ़िया होने की उम्मीद है, तो वहां पे लगाइए। सेकंड नंबर पे आइनेक्स इंडिया के साथ जाइए। आइनेक्स इंडिया का बिजनेस काफी बढ़िया है और देखिए हमेशा मैंने देखा है अगर आपके कोई कंपेटिटर नहीं है लिस्टेड स्पेस में, फर्स्ट मूवर का एडवांटेज आपको मिलता है, स्कैरसिटी प्रीमियम आपको मिलता है। तो आइनेक्स इंडिया भी बढ़िया गेन यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आना चाहिए लिस्टिंग पे भी, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा कैंडिडेट है। तो दूसरे नंबर पे आइनेक्स इंडिया, तो ये दोनों में तो लगाना ही है। अब अगर फंड्स फिर भी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि पूजा एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी, 18 तारीख से भी बहुत सारे आईपीओ और खुलने वाले हैं। तो ये हमारा जो आईपीओ का अभी ये जो आया है मोमेंटम, ये खत्म नहीं होने वाला, अभी आगे और भी आईपीओ आएंगे। तो फंड्स वहां पे भी रखिए। ऑल्दो आजकल तो लिस्टिंग बहुत फास्ट हो जाती है, तो फंड्स जल्दी अनब्लॉक हो जाते हैं, बट इन दोनों में लगाने के लिए तो बिल्कुल मैं सलाह दूंगी। और फिर भी अगर फंड ज्यादा है तो इंडिया शेल्टर में, लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करते हुए रीजनेबल और डिसेंट लिस्टिंग गेन के हिसाब से तीसरे में लगाएं। तो पहले नंबर पे डोम्स, दूसरे नंबर पे आईएनएक्स इंडिया, लेकिन आईएनएक्स इंडिया के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत सॉलिड है, तो उसका भी जरूर ध्यान रखें। और तीसरे नंबर पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस के आईपीओ को यहाँ पे लगाने की सलाह है। ठीक है आशा, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने हमें समझाया एक एक आईपीओ के बारे में। प्रेफरेंस डोम्स है और इसके बाद आइनॉक्स इंडिया, इंडिया शेल्टर में अगर आप पैसा लगाना चाहें तो लगाएं, लेकिन लिस्टिंग गेम वहाँ पर कम होगा। ये है सलाह आस्था की। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था आपका।